हम पिछली क्लास में वैदिक गणित से योग, व्यवकलन, गुणा व भाग, वर्ग गुणनफल देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सरल समीकरण का हल। सरल समीकरण को हल करना है वैदिक विधि से। दो मेथड है। पहला मेथड है सूत्र परावर्ती योजते, दूसरा है शून्य साम्य समोच्च। तो हम पहले मेथड को भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? परावर्ती योजते। परावर्ती मतलब पक्षांतर के, योजते मतलब कि विपरीत चिन्ह का प्रयोग करके आपको इसे हल करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले अनुप्रयोग को देखते हैं। पहला अनुप्रयोग, मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए वह इस रूप में हो ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। अब इस रूप में हो, आपको यहां से कह दे x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो सबसे सरल तरीका, आपको वहां एग्जाम के अंदर इस प्रकार निकालना नहीं है, आपको याद रखना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, फिर याद करने वाला मेथड भी देख लेंगे। सबसे पहले यह x वाले पदों को आप एक तरफ पक्षांतरण कर दीजिए, फिर यह अचर पद इधर है, इस अचर पद को उस तरफ आप लेके चले जाइए। अब इसके पश्चात इन दोनों पदों में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा a माइनस सी, इधर आपके रह जाएगा d माइनस b। अब यह वाला पद इधर गुणा के अंदर है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा a माइनस सी। अब हम इसे उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा कि 6x प्लस 9 बराबर 2x प्लस 4। मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपको हल करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले तो इस सूत्र को याद करने का तरीका एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एक नंबर में पूछेंगे। तो यहाँ सीधे ही मैंने सबसे पहले तो आपने इसको देखा और देखते आपको यह रूप आपके जहन में आ गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ a, b, c व d इनकी वैल्यू रख दी। a बराबर 6, b बराबर 9, c बराबर 2, d बराबर 4। अब इसके पश्चात आपको यहाँ सूत्र किस प्रकार से याद रखना है? सबसे पहले आपने रखा x। अब इसके पश्चात जो अंतिम वाला पद है उसे आप स्थिर रख दीजिए अपनी जगह। इन प्रथम व अंतिम के चिन्ह स्थिर रहेंगे, मध्य वाले दोनों के चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर यह क्या है? अंतिम वाला पद b है, तो मैंने b लिख दिया, और d के बाद अचर पद कौन सा है? ये b, मैंने b लिख दिया। अब इसके पश्चात यहाँ पर मैंने इधर x की गुणा में कौन रह गया? a, तो ये प्लस का, फिर कौन आ गया? c, ये माइनस का, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। यहाँ रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ मैंने कहा कि x बराबर d की जगह मैंने यहाँ रखा 4 माइनस b की जगह वैल्यू रखी 9 बटा a की जगह वैल्यू 6 माइनस c की जगह वैल्यू रख दी 2। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाली, 9 में से 4 घटाए 5 माइनस 6 में से 2 घटाए तो 4। हमारे पास जो x का जो मान है वह है माइनस 5/4 प्राप्त हो गया। अब इसके पश्चात अब हम देख लेते हैं अनुप्रयोग 2। अब अनुप्रयोग 2 इससे संबंधित है, अलग बिल्कुल भी नहीं है। देख लेते हैं उसमें क्या करना है। अब अनुप्रयोग 2 के अंदर आपको कहते हैं कि यदि यह पद इसी रूप में हो, यदि इन दोनों पदों के बटा में अन्य कोई अचर पद आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अब आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे? तो यहां से सरल बात है, या तो आप इसे निकाल लीजिए, हमें याद रखना है। तो याद रखने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आप इधर q का पक्षांतरण कीजिए, तो आप कहेंगे यहाँ a q x, फिर प्लस, फिर आप इधर b से भी गुणा होगी b, इधर p की गुणा होगी c p x, इधर p की गुणा होगी d और p। अब x वाले पद एक तरफ, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ यह BQ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके पश्चात इन दोनों पदों में आपने देखा कि x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, अंदर यहाँ रह जाएगा AQ माइनस CP बराबर आपके यहाँ रह जाएगा DP माइनस BQ। अब यह x की गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो मैंने इधर लिखा DP माइनस BQ बटा AQ माइनस CP। अब इसके पश्चात यह बन गया हमारे सूत्र।
आप इसे पूर्व वाले सूत्र की सहायता से भी याद रख सकते हैं। पूर्व वाले कैसे, मतलब मान लीजिए आपने यहाँ P व Q नहीं है, इस प्रकार से है, तो आप क्या लिखते हैं कि यहाँ x की जो वैल्यू है वह होगी d माइनस बी बटा में a माइनस सी। अभी मान लीजिए इन दोनों पदों के बटा में यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यह p व q आ गया, तो q की गुणा किससे होगी, a व c से, ये a व b से, तो q की गुणा किससे होगी, a व b से, और p की गुणा किससे होगी, c व d से, तो यह d और यह c। अब यह बन गया आपका फॉर्मूला, देख लीजिए। तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी इस सूत्र के अंदर, तो रख दीजिए आप यहाँ x, तो यहाँ d की जगह वैल्यू हम क्या रखेंगे, अब देख लीजिए यह आपके a b c और ये d, यह p और यह q। तो पहले कौन है, d की वैल्यू 4, फिर कौन है, p की वैल्यू 3, फिर माइनस, फिर b की वैल्यू 9, फिर q की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ 5, फिर बटा के अंदर a, अब a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 6, q की वैल्यू कितनी हो गई 5, फिर माइनस c की वैल्यू कितनी हो गई 2, p की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3। देख लीजिए हमने वैल्यू बिल्कुल सही रखी है क्या, अब p इधर है तो p कौन है 3, इधर 3 और 3 करेक्ट है, q इधर 5 और 5, d की वैल्यू इधर, d की वैल्यू 4, फिर c की वैल्यू इधर 2, फिर कौन है b की वैल्यू इधर 9, इधर a की वैल्यू 6, करेक्ट है। हम यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, 3 की 4 से गुणा की 12, 9 के 5 से की 45, बटा 6 की 5 से की 30, माइनस 2 की 3 से की 6। तो हमने 45 में से 12 घटाए तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हो गए माइनस के 33, 30 में से मैंने 6 घटाए तो हमें प्राप्त हो गए 24, इन दोनों में 3 का भाग जाता है, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त होती है माइनस 11/8। अब आप इसे, इस सूत्र को बिना याद रखे केवल इस अनुप्रयोग 1 की सहायता से आप इसे हल कर सकते हैं। अब अनुप्रयोग 2 जो है आपको याद नहीं है, आप भूल गए, एक आपको याद है, तो आप एक से भी कर सकते हैं सरल। अब इसके लिए आपको थोड़ा कार्य बड़ा करना होगा, बड़ा मतलब आपको पहले गुणा करनी होगी p व q की, तो कर देते हैं इधर। अब यहाँ पर यह 5 है, मैंने 5 की गुणा इधर करवा दी, क्या हो जाएगा 45x प्लस 9 की 5 से की नहीं 5 की 6 से की 30x प्लस 45, मैंने 3 की गुणा उधर की तो 6x, फिर प्लस 3 की गुणा उधर की तो 12, यह वैल्यू हो गई a की, यह b c व d। तो हमारे पास प्रथम जो अनुप्रयोग था वह था x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी। तो मैंने यहाँ वैल्यू रखी, d की वैल्यू 12 माइनस b की वैल्यू 45 बटा a की वैल्यू 30 माइनस 6। तो हमें यहाँ x की वैल्यू प्राप्त होती है घटाने पर माइनस के 33 बटा 24, यहाँ दोनों में 3 का भाग जाता है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 11/8। अब यह क्वेश्चन काफी सरल क्वेश्चन था। अभी आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको पहला जो है अनुप्रयोग यह आपको याद रखना होगा, तभी आप इन दोनों को हल कर सकते हैं। अब इसके पश्चात अभी हम देखेंगे इनका तीसरा अनुप्रयोग। इनके कुल 4 अनुप्रयोग हैं। अब इसके पश्चात हम देख लेते हैं तीसरा अनुप्रयोग। तीसरे अनुप्रयोग में क्या है, तीसरे अनुप्रयोग में आपको दिया गया है x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c बराबर x प्लस d। यदि इस रूप में आपको कोई भी पद दिया गया है तो आप उसे किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ कहा x प्लस a x प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x प्लस 4। कर लेते हैं इसको हल। सबसे पहले इसका सूत्र बना लेते हैं। अब सूत्र बनाने के लिए हमने इधर x वाले पद की इस पूरे पद से गुणा करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस bx, फिर मैंने a की गुणा की ax प्लस ab,
फिर मैंने बराबर की इस तरफ x की पहले इधर गुणा की x स्क्वायर प्लस dx, इधर c की गुणा की cx प्लस c। अभी x बराबर के दोनों तरफ हमने अध्ययन किया है, जब सारे पद प्लस के रूप में हो तो बराबर के दोनों तरफ समान पद समान चिन्ह कट जाते हैं। अब इसके पश्चात x वाले पद सभी को एक तरफ रख दीजिए। तो मैंने यहाँ यह है आपके ax, यह है bx, c इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का, d इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ अचर पद रख दो, अचर पद कौन रहा आपके cd और ab, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। अब इसके पश्चात इन सभी में कॉमन क्या आता है x, तो यहाँ क्या रह गया a प्लस b माइनस c माइनस d, बराबर में क्या आ गया आपके cd माइनस ab। ये वाला पूरा पद क्या है गुणा में उधर जाएगा तो भाग के अंदर। तो आपके पास यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया कि cd माइनस ab बटा a प्लस b माइनस c माइनस। अभी देखिए इसको याद करने का सरल तरीका क्या हो सकता है हमारे इस तरह। हम आपका याद करने का जो तरीका है सभी का अलग अलग हो सकता है। मैं जो बता रहा हूँ देख लेंगे, यदि आपको समझ में आता है तो अच्छा लगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आपने देखा यह इस रूप में आपको दिख रहा है, ठीक है। आपने कहा x की वैल्यू, इधर सबसे ऊपर तो रहेंगे अचर वाले पद। अब अचर वाले पद कौन से रह रहे हैं, एक ये है और एक, इन दोनों की गुणा होगी केवल एक अचर पद यही आएगा। तो इधर तो अचर एक cd रहेगा, इधर वाला अचर कौन है a की b से केवल ab, तो वो तो इधर प्लस का इधर माइनस का है। अब इसके पश्चात x की गुणा वाले पद कौन कौन से हैं, देखिए आप x की गुणा किससे होगी a से, इधर वाले पद तो प्लस के रहेंगे, इधर किससे होगी a और b से, तो मैंने इधर लिख दिया है a और b। इधर वाले x वाले पद कौन है cx प्लस dx, तो वो इधर जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के। देख लीजिए फॉर्मूला क्या है आपका, यही फॉर्मूला है, रख दीजिए वैल्यू। तो मैंने यहाँ कहा x बराबर c की वैल्यू कितनी हो गई 2, d की वैल्यू कितनी हो गई 4, माइनस a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 8, बटा में a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 4। तो हमने यहाँ कहा x बराबर 2 की 4 से गुणा की 8 माइनस 8, ये हो गए 9 माइनस 6। अभी इनका अंश 0 हो गया, हर कुछ भी आए इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो याद करने का सूत्र जो है तरीका एक बार पुनः सुन लेंगे। यहाँ ऊपर आपके आएंगे अचर पद जो केवल अचर रहेंगे, नीचे आएंगे x के गुणांक वाले पद। तो अचर पद कौन से हैं, c की d से केवल यही अचर होगा, इधर अचर कौन है ab, तो उधर गया माइनस का। इधर वाले जो हैं नीचे नहीं आएंगे, सीधे नहीं आएंगे, वो पहले उधर जाएंगे फिर गुणा के अंदर आएंगे। तो इधर जाएंगे तो कौन से होंगे c व d जाएंगे उधर, तो गुणा माइनस के हो जाएंगे c व d माइनस के। इधर तो a व b रहेंगे दोनों प्लस के, बटा में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके पश्चात हमारा जो अंतिम जो सूत्र रह जाता है अनुप्रयोग वो देख लेंगे इधर। मान लीजिए इस रूप में है, एक अचर पद है, बटा में x प्लस a, फिर प्लस में n बटा x प्लस b, बराबर में क्या हो 0। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं। सूत्र अंतिम सूत्र 4 है हमारा अनुप्रयोग परावर्ती व्युत्पत्ति का। हमने यहाँ इन दोनों का लय से लिया, क्या हो गया x प्लस a, इधर हो गया x प्लस b। अब x प्लस b की गुणा इधर हो जाएगी हमारे, तो मैंने लिखा mx प्लस mb, x प्लस a की गुणा इधर हो जाएगी, तो मैंने इधर लिखा nx प्लस na बराबर में 0। ये तो इधर भाग में पूरा 0 हो जाएगा, इधर x वाले पद मैंने इधर रख दिए, अचर पदों को उधर भेज दिया, तो माइनस na माइनस mb। अभी इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, अंदर क्या रह गया m प्लस n, इधर देखिए कॉमन क्या रहा है दोनों में माइनस, तो मैंने चाहे आप mb लिखो यहाँ na,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यह इधर गुणा के अंदर है, इधर आएगा तो भाग के अंदर आ जाएगा, तो माइनस एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस एन। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इस रूप के अंदर। ध्यान रहे ये माइनस पूरे पद के बाहर है, किताब के अंदर आपके यहाँ कोष्टक लगा हुआ नहीं है तो आप इसका गलत समझ सकते हैं, उन्होंने यहाँ बीच में रख दिया है, तो बीच में यहाँ रखने का मतलब है कि ऊपर वाले पूरे पद पे आप कोष्टक लगा के रखिए। तो हमने यहाँ मान लीजिए ऐसा कोई पद रखा 4/x + 3, फिर प्लस 3 = x + 5 = 0। अभी हमारे को यह सूत्र याद करने का भी तरीका आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर भी सबसे पहले तो वह पद लिखने ऊपर जो क्या हो अचर। अब एक बात ध्यान रखिए, अभी x वाले पद आपके इधर आएंगे और अचर भी इधर आएंगे, उधर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब आप इधर अचर वाले पद को उधर लेके जाएंगे, मतलब ऊपर आपके अचर पद दोनों किसके आएंगे, दोनों को माइनस का लिखो या बाहर क्या लगा दो माइनस। अब अचर पद कौन कौन से आएंगे, अब x की गुणा होगी तो ये तो अचर बनेगा, b की गुणा होगी m से तभी तो बनेगा अचर, तो मैंने लिख दिया mb। और कौन बनेगा, a की n से होगी तो n a। तो हमने यहां सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा, अचर पद पहले लिख दीजिए। तो चर व अचर दोनों इधर ही आने हैं, उधर तो सारा 0 है, तो इधर वाले जब अचर उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सारे माइनस के। तो मैंने सभी के बाहर क्या लगा दिया माइनस, कोष्टक के अंदर क्या लिख दिए अचर, तो क्या हो जाएगा mb और an, और फिर बटा के अंदर क्या आ जाएगा आपके चर। अब देखिए चर कौन कौन से होंगे आपके, m व n। चर कौन से, चर के साथ रहेगा, चर के गुणांक, चर नहीं चर के गुणांक। चर के गुणांक कौन है, m व n। चर इधर कॉमन रह गया, तो यही आपका फॉर्मूला है, देख लीजिए, रख दीजिए यहाँ वैल्यू। तो मैंने कहा x = -m की वैल्यू कितनी हो गई आपके यहाँ 4, तो मैंने कहा 4। b की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5, फिर प्लस n की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 बटा के अंदर m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3। सरल कर लीजिए, मैंने कहा x = -4 की 5 से गुणा की 20 प्लस 3 की 3 से की तो 9 बटा 7, x की वैल्यू -29/7। तो हमें यह x की वैल्यू प्राप्त हो गई। इस प्रकार यह हमारे जो समीकरण को सरल करने का जो वैदिक गणित का जो पहला मेथड है, सूत्र परावर्ती युजते, इसके अनुप्रयोग पूर्ण हुए। अभी देखेंगे हमारा जो समीकरण को हल करने का, सरल समीकरण का जो हल है, उसमें जो हमारा दूसरा जो मेथड टाइप है वह शून्य साम्य समुच्चय है। अब इसका तात्पर्य क्या होता है कि आपको जो चर का जो समुच्चय है, जो समूह है, समुच्चय नहीं होता है समूह, उसको साम्य यानी बराबर करना है 0 के, मतलब उसे आपको 0 के इक्वल करना है। इसके हमारे पास 6 अनुप्रयोग यानी 6 सूत्र हैं, हम उन 6 सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं पहला सूत्र क्या कहता है। पहले अनुप्रयोग में आपको कहते हैं कि x जो है सार्वगुणनखंड हो, सार्वगुणनखंड सार्वभौमिक, मतलब कि x या चर बहुपद, पूरा चर बहुपद भी हो सकता है। बहुपद कैसे देख लेंगे इधर। तो यहां पर मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल 7x + 6x = 9x + 3, यानी यहां पर हमने देखे कि दोनों तरफ बराबर के केवल क्या है x वाला पद ही है।
बराबर के दोनों तरफ केवल x वाला पद ही होता है, मतलब यहाँ अचर पद नहीं है। जिस समय हर पद के जो पद होता है वहां अचर नहीं है, अचर पद नहीं है, तो उस समय x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। तो क्योंकि यहाँ जो x की वैल्यू है वह अचर पर निर्भर करती है, जब अचर है ही नहीं तो चर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ सभी क्या है? x उभयनिष्ठ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अभी मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास यदि इस प्रकार का कोई पद रहता है, मैं आपको लिखा हुआ आएगा, आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिए। यदि लिखा हुआ नहीं आता है तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखा दोनों तरफ यह है x+1 x+1, चर बहुपद है, दोनों तरफ उभयनिष्ठ तो इक्वल है। तो मैंने क्या कहा, जिस समय पद ये केवल x एक पद हो तो उस समय उस पद को 0 कर दो, और पूरा बहुपद हो तो बहुपद को भी क्या कर दो? 0। कुल मिला के होगा क्या? वह है 0 के बराबर। x 0 नहीं होगा, वह बहुपद 0 होगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपको? -1। यदि आपको लगता है हमारा आंसर गलत है तो आप रख के देख लीजिए। -1 + 1 0, -1 + 1 0। मतलब ऐसी समीकरण में बराबर के इधर वाले दोनों पदों को क्या होता है? हमेशा 0 करना ही संभव है। मान लीजिए यहाँ यह कुछ भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो अचर कुछ आ सकता था, यहाँ अचर 7 आ जाता, यहाँ अचर 2 आ जाता, उनको आप हल करते हैं, आंसर आपको यही प्राप्त होना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसका अगला फॉर्मूला जो दूसरा जो है, अभी आपको दूसरा जो अनुप्रयोग है, उस दूसरे अनुप्रयोग में कहा गया है कि जो भी आपको इक्वेशन यानी समीकरण दी गई है, समीकरण में जब स्वतंत्र पद, मतलब जिसे हम कहें अचर पद, बराबर के दोनों तरफ, पिछले वाले पहले वाले में तो हमारे पास अचर पद था ही नहीं। यदि दूसरे अनुप्रयोग के अनुसार यदि आपके पास अचर पद है और वह दोनों तरफ इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। कैसे? मैंने यहाँ का 6x + 4 बराबर के उस तरफ है 3x + x फिर प्लस x + 3। तो हमने यहां देखा बराबर के इस तरफ LHS में अचर पदों का जो योग है, लिख दीजिए आप इधर, अचर पदों का योग कितना प्राप्त हुआ? केवल 4 ही है। फिर मैंने कहा RHS में अचर पदों का योग कितने हो गए? 3 में 1 कितने हो गए? 4। जब ये बराबर हो उस समय भी x क्या होता है? 0। चाहे उनका योग करो चाहे उनकी गुणा हो, मान लीजिए यदि पद इस प्रकार भी हो जाता, आप बोलेंगे ये तो हमारा वो मेथड हो गया जो हमने किया था सूत्र परावर्ती वाला। वो मेथड भी लग सकते हैं, लेकिन आपको बोल दिया इन्होंने कि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से हल करना है, तो आपको यही अनुप्रयोग लगाना है। अभी मैंने यहाँ देखिए अचर पद क्या आएगा, जब 9 की केवल 1 से गुणा होगी, इधर अचर पद कौन आ गया? 9। इधर 3 की 3 से गुणा होगी तो अचर पद क्या आ गया? 9। दोनों तरफ अचर पद क्या है? इक्वल। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0। अभी हम देखेंगे तीसरा अनुप्रयोग। तीसरे अनुप्रयोग के अंदर आपको इसमें कहते हैं कि कोई भी पद लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल x + a या x + a, यहाँ आपको कह दिया x + b बराबर 0। जब कभी भी आपको कोई भी भिन्न दिए में हो, भिन्न के रूप में हो, तो उनके अंश जब भी समान, केवल अंश के लिए, जब भी उनके अंश इक्वल हो, यानी कि उनके अंश समान होंगे, अंश समान होंगे, उस समय उनके, ध्यान रहे, अंश अचर हो, चर नहीं, चर समान होंगे तो फिर वैल्यू नहीं आएगी। तो हमने कहा कि उनके जो हर जो है, उनके हर किसके रूप में? यहाँ योग के रूप में। तो उनके हरों का जो योग है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। कहने का तात्पर्य, यदि आप इन्हें चाहे तो ऐसे लेके देख लीजिए, इधर वाला पूरा 0 जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। यदि
इधर दोनों समान होते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, उधर भाग हो जाएगा 0, तो हमेशा क्या रहेगा 1। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, अंश समान है उस समय हरों का योग क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने कहा x और x 2x, इधर दोनों प्लस के हैं, उधर गए तो माइनस, 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा आपके। तो यह हो गया आपके अनुप्रयोग 3, इसमें कोई विशेष कार्य नहीं है। इसके पश्चात अब हम देख लेते हैं अनुप्रयोग 4। अनुप्रयोग 4 के अंदर आपको कहते हैं अनुप्रयोग 4 के अंदर आपको कहते हैं कि यदि आपको बहुपद कोई भी लिखे गए हैं, भिन्न लिखे गए, यदि उन्हें उनके अंशों का योग व हरों का योग समान हो, यदि इन दोनों अंश का योग और इन दोनों हर का योग जिस समय इक्वल हो जाएगा तो वह इक्वल जो है इसके बराबर होगा 0 के। किसके बराबर होगा 0 के। यह भी हो सकता है, मान लीजिए उनके अंशों का योग आपस में जो है वह हरों के योग के बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन उनका जो अनुपात है वह अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, उनका अनुपात के बराबर हो सकता है। कैसे, वो भी देख लेंगे अभी। जैसे कि अभी हमने यहाँ अंशों का योग किया तो मैंने यहाँ लिखा अंशों का योग कितना हो जाएगा, अंशों का 2 और 2 4x प्लस 8, हरों का योग कितना हो जाएगा, हरों का योग हो जाएगा 4x प्लस 8, दोनों इक्वल आ गए। अनुपात का तात्पर्य यदि यहाँ 4x प्लस 8 है, यदि यहाँ 4x प्लस 8 की जगह 8x प्लस 16 होता या x प्लस 2 होता, इस प्रकार जो भी पद होते हैं वो सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब अनुपात उनका बराबर होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों पदों को 0 के इक्वल कर देते हैं। 4x प्लस 8 बराबर 0, तो 4x बराबर -8, तो x की वैल्यू हो जाएगी -8/4। कितनी हो गई, -2। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम अगले जो है वो भी देख लेते हैं। पांचवा जो थ्योरम है उसके अंदर आपको कहते हैं कि यदि अंश व हर का अंतर, या आप योग कह सकते हैं, आपस में आप अंश व हरों को जोड़ो या घटाओ, एक तरफ के मतलब LHS के अंश व हर, RHS के अंश व हर का योग व अंतर समान हो तो वह भी क्या होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी एक क्वेश्चन। करेक्ट है। अभी इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमने क्या कहा, या तो आप उनका अंतर व योग बराबर हो या फिर क्या हो, उनका अनुपात इक्वल हो। तो अब देख लेते हैं इधर। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, अंश व हर का अंतर किया, तो मैंने कहा हर व अंश या अंश व हर, आप कुछ भी घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अंश व हर का अंतर, इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने x -8 -3x प्लस 2, ध्यान रहे ये वाला पद घटा रहे हैं तो इन दोनों से क्या होंगे, बदल जाएंगे। बदल गए तो क्या आ जाएगा, 2x में 3 में से 1 घटाया तो 2, बड़ी संख्या माइनस तो -8 और 2 तो -6, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस।
उसी प्रकार ये किसके हो गए आपके LHS। तो मैंने कहा RHS के अंश व हर का अंतर, तो मैंने कहा 3 में से 2 घटाया तो 1, 4 में से 1 घटाया तो 3। अभी आप बोल रहे हैं ये तो इक्वल नहीं हुए, मैंने कहा इनका अनुपात इक्वल होना चाहिए। कैसे, आप इनमें कॉमन लीजिए, तो मैंने क्या कहा 2 कॉमन आ गए, अंदर क्या रह गया x + 3 इक्वल है या नहीं है। आप चाहें तो इस वाले पद को 0 के बराबर कर दो, या इस वाले पद के, इस वाले को करते हैं तो -3 आता है, इस वाले को करते हैं तो क्या आता है। तो मैंने कहा 2x - 6 बराबर 0, तो -2x बराबर क्या आ जाएगा +6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/-2, 2 का भाग लगाया कितना आ गए -3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3। कहने का तात्पर्य आप चाहे इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को जोड़ो या घटाओ, लाना क्या है आपको इक्वल, चाहे अनुपात के रूप में आए चाहे सीधे आए। आते हैं तो क्या करना है आपको 0 के बराबर, आपको केवल 0 के बराबर करना है, साम्य शून्य यानी शून्य के समान आपको इक्वल करना है। अब इसके पश्चात हमारा अंतिम जो अनुप्रयोग है वह देख लेते हैं अभी हम। अंतिम अनुप्रयोग 6 के अंदर आपको कहते हैं कि कोई भी आपको बराबर के दोनों तरफ 2-2 पद दिए गए। क्या दिए गए, दोनों तरफ 2-2 पद। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा x + 3 x + 7 बराबर x + 4 x + 6। ये प्लस के रूप में भी हो सकते हैं, माइनस के रूप में भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस के रूप में किस प्रकार से होंगे उनको भी हम देख लेंगे। तो पहले तो मैंने आपको ये कहा कि मान लीजिए आपको ये पद दिए गए, इन सभी के दोनों तरफ मतलब इनका भी अंश इक्वल हो, ये अंश भी क्या हो, इन दोनों का जो अंश है इन दोनों के क्या हो इक्वल हो। इक्वल होना जरूरी क्यों, यदि इन दोनों का बराबर है तो कॉमन आ जाएगा, इन दोनों का बराबर है कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने पर दोनों क्या होने चाहिए बराबर, तभी ये क्या होगा फॉर्मूला लगेगा। कैसे देख लेते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जब ऐसी स्थिति में जब ये उनके जो अंश जो हैं वो समान हो गए, उस समय दोनों तरफ के हरों का योग क्या होगा आपस में समान होना चाहिए। तो मैंने कहा LHS हरों का योग, तो x और x 2x 7 और 3 10। मैंने कहा RHS में हरों का योग कितना हो गया 2x + 10। अब ये बराबर आ रहे हैं, आप इन्हें 0 के इक्वल कर दो, मैंने 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, x की वैल्यू -10/2 बराबर -5। अब मान लीजिए कई बार ऐसी स्थिति होती है क्वेश्चन आपके माइनस में आता है, अब माइनस में कैसा होगा देख लीजिए इधर। अब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया माइनस में, आपको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिखे अंश समान हो, सबसे पहले माइनस वालों का आप पक्षांतरण कर दीजिए। तो मैंने इधर माइनस का था इधर लेके आया इसको, ऐसा नहीं कि उनमें जोड़ा था यहाँ घटा दे तो आपके x खत्म हो जाएगा, आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी हो ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको उधर पक्षांतरण करना है। तो मैंने कहा ये हो गया x + 3, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, इधर प्लस का है माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। अब आप देख लीजिए पहला वाला सेम क्वेश्चन बन गया, तो उसमें आपको x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी -5। तो हमारे यहाँ सरल समीकरण के जो हल है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, इसके 6 अनुप्रयोग समाप्त हो चुके हैं। ये हमारे सारे अभी तक हम जो देखे थे एग्जाम्पल के बेस पर जो प्रश्नावली में जितने टाइप थे वो सारे थे। अब इसके अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 जो है उसके क्वेश्चन को पूर्ण करेंगे।